नमस्कार। आज हम एथिक्स के पेपर में शामिल एक अन्य टॉपिक एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज पर बातचीत करेंगे। एप्टीट्यूड एप्टोस एक शब्द है, उससे बना है, जिसका अर्थ है फिटेड फॉर, और ये एक प्रकार से एक लेटेंट या नेचुरल टैलेंट हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति में, कि वो ट्रेनिंग से ऐसे गुण अपने अंदर उत्पन्न कर ले, ऐसी स्किल्स उत्पन्न कर ले कि वो किसी विशेष कार्य के लिए जो है वो तैयार हो जाए। तो एप्टीट्यूड जो है उसको कैसे समझना है, क्योंकि इसके साथ ही जो टॉपिक है आपका फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, तो एप्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि वो वैल्यूज़ को कितनी जल्दी से कोई भी सिविल सर्वेंट जो है उसको वो अडॉप्ट कर पाता है, उसको एक तरह से रिसीव कर पाता है, परसीव कर पाता है। इसीलिए आपका जो टेस्ट हो रहा है वो एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल किया गया प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, और आगे भी एथिक्स का जो पेपर है वो मोर और लेस उसी तरह से डिज़ाइंड है, और फिर ट्रेनिंग का पार्ट जो है वो आता है। इसमें दो शब्द जो है वो रहते हैं, एक स्किल और एक एबिलिटी। तो स्किल एबिलिटी प्रेजेंट में हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति एप्टीट्यूड है, उसके बाद उसने अपनी नॉलेज जो है वो एनहांस करके एबिलिटी डेवलप कर ली, और जब ऑन जॉब एक्सपीरियंस रहता है तो फिर वो एक तरह से स्किल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके जो भी सिविल सर्वेंट है या जो भी अधिकारी है उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी है, उसका जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है। ये दो तरह से रहता है एप्टीट्यूड जो है, मेंटल एप्टीट्यूड और फिजिकल एप्टीट्यूड। आप सभी जानते हैं मेंटल में मेंटल फैकल्टीज़ का कैसे डेवलपमेंट जो है, और फिजिकल में जैसे कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिनके लिए, जैसे पुलिस का है, इंडियन पुलिस सर्विस है, या रेलवेज़ की सर्विसेज हैं जिनमें कुछ फिजिकल एप्टीट्यूड जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं, या फिजिकल एबिलिटीज़ हम कह सकते हैं वो रिक्वायर्ड रहती हैं, आई साइट को लेकर के या हाइट वगैरह को लेकर के वो जो है उसमें रहती है। तो एक्चुअली क्या है कि एप्टीट्यूड की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि अगर एक व्यक्ति का एप्टीट्यूड है, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज के लिए है, तो उसके लिए सिविल सर्विसेज के जो टारगेट्स हैं, उनके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए काम करना आसान हो जाता है, वो स्मूथ वे में काम करते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। अदरवाइज़ मोटिवेटेड रहते हैं काम करने में, एंथुजियाज्म उनका बना रहता है, तो वो मोरल जो है वो हाई रहता है। लेकिन अगर ऐसा एप्टीट्यूड नहीं है तो स्वाभाविक है कि वर्क प्रोग्रेस जो है वो स्लो रहता है, इनएफिशिएंसी रहती है, उसमें ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते हैं काम करने में, जो है वो ज़्यादा उनकी कामयाबी जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन हम जानते हैं कि जो एप्टीट्यूड है और एटीट्यूड है, और जो अल्टीमेटली जाकर के जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, तो वैल्यूज़ का रोल जो है वो रहता है व्यक्ति में। तो वैल्यूज़ हमने एक वीडियो में जानने की कोशिश की थी कि वो जो है एक तरह से एक मापदंड है, क्राइटेरिया है, जिसके बेसिस पर हमारे एक्शंस को जो है वो गुड और बैड की कैटेगरी में एक तरह से एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है। तो इसी तरह से क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी सिविल सर्वेंट का जो वो ही हैज़ रिस्पेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ जस्टिस, वो कार्डिनल अगर वैल्यू उसके लिए है, तो और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं जैसे फेयरनेस है या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का रिगार्ड करना, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। गांधी जी का उदाहरण हमारे सामने है, नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब उन्होंने चलाया, आप जानते हैं नॉन वायलेंस के वो पुजारी थे। तो चौरी चौरा में जब हिंसा हुई, वायलेंस हुई, तो उन्होंने, हालांकि अन्य जो लीडर्स थे, दे वांटेड दैट इट शुड नॉट बी अबंडन, इट शुड नॉट बी कॉल्ड बैक, बट गांधी इंसिस्टेड एंड गांधी डिड नॉट बज, एंड बिकॉज ऑफ हिज वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस ही विथड्रू द मूवमेंट। तो इतनी ताकत जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो व्यक्ति को दे जाती है। तो फाउंडेशनल वैल्यूज़ की बात करें, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जो है कुछ रिकमेंडेशंस दी, उनमें जो वैल्यूज़ हैं मोर और लेस
आपके जो सिलेबस है उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज़ हैं वो उसी पर बेस्ड है एक तरह से, और मैं समझता हूँ कि जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है उन्हीं पर आपको जो है कंसंट्रेट करना चाहिए। इससे पहले कि हम वैल्यूज़ की बात करें जो उसमें दी गई हैं, तो ये मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि आप जो भी वैल्यू आप पढ़ें या समझें उसको थोड़ा चिंतन करें उसके ऊपर, गिव ए थॉट टू दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो कंटेक्स्ट उसके बहुत जरूरी हैं जिसमें आपको समझना चाहिए। एक ये कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है। सपोज फॉर इंस्टांस इंटेग्रिटी की वैल्यू की हम बात करें तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो ये हर वैल्यू के कंटेक्स्ट में जो है आपको इसी तरह से सोचना होगा, उसको समझना होगा। अगर ये आप कर पाए तो निश्चित रूप से आप सारी वैल्यूज़ को जो है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उनकी क्या यूटिलिटी है एक सिविल सर्वेंट के लिए, या वो ऑफिशियल वर्क में या लोगों की भलाई का जो काम एक सिविल सर्वेंट से अपेक्षित है उसमें वो किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। इंटेग्रिटी जो है वो सबसे पहला वो है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये इसमें है प्रिस्क्राइब, उसके अलावा एक और वैल्यू जो है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, इसकी चर्चा हम करेंगे वीडियो के अंत में जो है करेंगे, तो इसलिए वीडियो को आप देखते रहिएगा, बीच में छोड़िएगा मत। इंटीग्रिटी से प्रारंभ करते हैं। इंटीग्रिटी एक वीडियो में हमने जाना था कि दैट इज़ कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। किसी भी तरह का कोई समझौता जो है, नो बायस, नो सेल्फ इंटरेस्ट, कोई किसी तरह का जो हैंकी पैंकी नहीं, कोई एक्सटर्नल एक्सटेनुअस इन्फ्लुएंस जो है वो एडमिट नहीं करता। इंटीग्रिटी का जो वैल्यू है तो वो होने के बाद जो है आदमी अपने थॉट में, अपने एक्शन में जो है, अपनी स्पीच में जो है वो कंसिस्टेंट रहता है और अपने जो भी स्टैंड वो लेता है दैट इज़ बेस्ड ऑन लॉ, दैट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स। जो भी वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये माना जाता है कि एक बहुत बड़ा गाइड है, उसी के बेस पर सिविल सर्वेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए, तो उन वैल्यूज़ को वो अडहेयर करता है। एक एन रैंड जो है वो हुए हैं, उन्होंने कहा है इसके बारे में। एन रैंड जो है उन्होंने इंटीग्रिटी को इस संदर्भ में देखा कि ये जो है इट इज़ लॉयल्टी टू रैशनल प्रिंसिपल्स एंड नॉट टू सब्जेक्टिव विम्स। इंडिविजुअल की वो नहीं है ये जो रैशनल प्रिंसिपल्स हैं, जिसको मैं कहूँगा कि जिसे हम एथिक्स का नाम दे सकते हैं, उनके प्रति जो लॉयल्टी है वो है ये। तो और ये हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर तरह के प्रोफेशन में ये मिलेगी। कोई भी डॉक्टर्स हैं, उनको जो ओथ दिलाया जाता है तो वो एक तरह से वो उसी लाइन में जा कर के ठहरता है। और यहाँ तक के जो क्रिमिनल्स हैं लाइट वेन में कहें तो उनमें भी ये एक तरह से लॉयल्टी जो है वो देखने को मिलती है। वो भी अपने जो कोलीग्स रहते हैं एक तरह से उनके प्रति वफादार रहते हैं, एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कुछ एक तरह से अनसेटल्ड से प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी फॉलो करते हैं। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इंटीग्रिटी का इम्प्लीकेशन ये है कि इसमें जो सिविल सर्वेंट है, इट शुड बी गाइडेड बाय पब्लिक इंटरेस्ट एंड नथिंग एल्स, नथिंग मोर, नथिंग लेस, नथिंग एल्स, गाइडेड बाय पब्लिक इंटरेस्ट ओनली। और इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट सीधा सीधा कि जब किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा तो डिसीजन मेरिट पर होगा, जस्टिस होगा, एफिशिएंसी आएगी, उसमें फेयर प्ले रहेगा, एक्शंस जो हैं वो जस्ट होंगे। तो ये इंटीग्रिटी की जो वैल्यू है, इसका ये इम्पैक्ट जो है वो सिविल सर्वेंट के काम पर आने वाला है। दूसरा, इम्पार्शियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव डिसीजंस होने चाहिए, कोई बायस प्रेजुडिस ना हो। वही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं वो गाइड के रूप में काम करें। इक्वलिटी है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें उसमें आती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट, नॉन पार्टीजनशिप, तो ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो एक तरह से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी रहती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव के साथ साथ, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो अपना रोल है पॉलिसी फ्रेमिंग का वो उनके हवाले है। थ्रू लेजिस्लेशन वो अपना नीतियाँ वगैरह बनाते हैं, कानून वगैरह बनाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है, सिविल सर्वेंट्स का काम होता है। तो उनका कोई झुकाव, कोई इंक्लिनेशन जो है किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति नहीं होना चाहिए। इसके लिए बल्कि एप्टीट्यूड उनका मेंटेन रहे, तो कोड ऑफ जो उनका
एक तरह से कंडक्ट रूल्स हैं, उनमें भी ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, एक्टिव पॉलिटिक्स में वो भाग नहीं लेंगे, ना ही इलेक्शंस वगैरह में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह का एक वैल्यू जो है वो न्यूट्रलिटी भी रिकमेंड किया जाता है कि न्यूट्रलिटी, ब्यूरोक्रेसी जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक ब्रॉडर सा फिनोमिनन है जिसमें इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीजनशिप दोनों ही शामिल हो जाते हैं। तो न्यूट्रलिटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई राजा कोई भी हो, हमें तो नियमों के अनुसार काम करना है। वी हैव टू गो बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी आर नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ वट एवर काइंड इट मे बी। तो एक कहावत भी है, आपने सुना होगा, कौन हो हमें कहानी। तो कोई भी राजा हो, हमें तो अपने जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए ये ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का सीधा सीधा अर्थ है कि सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी जो व्यक्तिगत सोच है वो आप एक तरफ रखेंगे, और अगेन रूल्स जो हैं वही कि फेयरली आप जज कर पाएँ, कोई किसी तरह का एक्सटर्नल और एक्सट्रेनुअस जो है इन्फ्लुएंस वो नहीं होना चाहिए। मेरिट्स पर जो है वो आपके डिसीजंस होने चाहिए, आपके एक्शंस जो है वो होने चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन का जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि सिविल सर्वेंट जो है वो अपने काम के प्रति अपना समय, अपना ध्यान, अटेंशन और अपनी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से समर्पित कर सके, पूरी तरह से लगा सके। क्योंकि अगर डेडिकेशन की कमी रहेगी, डेडिकेशन की एब्सेंस अगर रहती है, तो उससे जो गोल है आपका उससे भटक सकते हैं। दे सिविल सर्वेंट में लूज साइट ऑफ दैट, और आगे बढ़ने में जो है वो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। क्योंकि डेडिकेशन अगर है तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, और किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन जो है वो उससे भी बचाता है। इम्पैक्ट, अगेन एफिशिएंसी ऑफ वर्क जो है। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो एम्पैथी। एम्पैथी कहते हैं कि जब वन समबडी इज एबल टू पुट वन सेल्फ इन अदर्स प्लेस एंड टू अंडरस्टैंड दी ग्रीवेंसीज, दी सोरोज, दी पेन्स, जो अगले की तकलीफ है सामने वाले की, जिसके उसमें आप अपने आप को रख करके देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरों की जो दुख तकलीफ है उनको समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आगे हम एक टॉपिक लेंगे, आएगा उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो उसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आमतौर पे देखा ये गया है, ये क्यों रिक्वायर्ड है, एम्पैथी क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स का जो एटीट्यूड है वो एक प्रकार से रॉयल टाइप का होता है कि ऑल नोइंग, एज इफ they feel that as if only they know the things, others they have no such knowledge, और ना ही उनका जो है इस तरह का कोई वो एप्टीट्यूड या इस तरह का कोई उनका कैलिबर है। रुडयार्ड किपलिंग जो है उनकी एक टिप्पणी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि उन्होंने एम्पैथी को जो है इस कंटेक्स्ट में डिफाइन किया, एक तरह से अंडरस्टैंड किया कि टू वॉक अमंग द किंग्स एंड येट नॉट लूज कॉमन मैन्स टच। तो आपके काम की जो गरिमा है, गरिमा आपकी काम से होनी चाहिए, और आपका जो संपर्क है वो एक आम आदमी से भी होना चाहिए। तो इस तरह का आपका एटीट्यूड जो है, दृष्टिकोण जो है वो रहना चाहिए। एम्पैथी का जो वैल्यू है वो आपके अंदर होनी चाहिए। फिर कंपैशन जो है, आमतौर पे व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने गेन्स के लिए ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन एक सिविल सर्वेंट को अंदर कंपैशन होना चाहिए, where he can realize, where he can sympathize with the poor person। ये एक संस्कृत में एक बात कही गई है, परोपकाराय सताम विभूत है। जो सज्जन लोग हैं, जो वर्चुअस लोग हैं, उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो वेल्थ है वो परोपकार के लिए होती है। द ग्लोरीज ऑफ द वर्चुअस फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। तो वो कंपैशन जो है वो सिविल सर्वेंट के अंदर रहना चाहिए कि वो सामने जो गरीब व्यक्ति है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं सोसाइटी की, उनको देख करके पॉलिसी बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करें। इसमें नेक्स्ट जो वैल्यू आती है वो टॉलरेंस टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस, ये स्पेशली रिक्वायर्ड है। आप जानते हैं हमारे समाज में ऐसे वर्ग हैं, विद्यमान हैं, जो काफ़ी समय, लंबे समय तक वंचित रहे। उनको एक इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करने के लिए, उनके लिए तो ये
वैल्यू जो है वो सिविल सर्वेंट्स के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है कि वो टॉलरेंस टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस हो। और हम तो अदरवाइज आल्सो इंडिया इज़ ए प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, उसमें हर तरह के विभिन्न धर्मों के लोग हैं, भाषाओं के लोग हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे जो है उसमें अपना कल्चर्स हैं। तो वो सारे जब ये एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी इटसेल्फ डिमांड्स कि टॉलरेंस का जो वैल्यू जो है वो इनकलकेट होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के अंदर जो है। रादर आई वुड से कि टॉलरेंस जो है इट इज़ ए प्री कंडीशन फॉर हार्मनी एंड पीस इन दी सोसाइटी। सो इन केस वी वांट टू हैव ए सोसाइटी which is harmonious, which has peaceful coexistence, तो वो ये वैल्यू जो है टॉलरेंस की उसमें होनी चाहिए। नाउ आई कम टू नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जो मैंने कहा था। देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है तो स्वाभाविक है आप उस पर कन्फाइन करेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी चॉइस दी जाती है कि आप ऐसी वैल्यूज़ को डिस्कस करें, तो मैं समझता हूँ कि मेरा सुझाव रहेगा आपको कि आप ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एज ए वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट्स जो है, इसको आप ज़रूर उसमें डिस्कस करें। तो एक नया इमर्जिंग एरिया है जिसके ऊपर काम हो रहा है। नॉन वायलेंस से तो हम सभी परिचित हैं, गांधी जी और अन्य जो विचारक हैं उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। बुद्धा सबसे पहले जिन्होंने इस कंसेप्ट को आगे जो है वो प्रसारित किया। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या है? सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में ये ज़रूरी है कि वो अपने स्पीच में, अपने थॉट में, अपने एक्शन में इसको जो है इम्बाइब करें, इसको अडॉप्ट करें। कि उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे शुड अपीयर लाइक ए कंसीट, दूसरे को लगे कि भाई ये बहुत घमंड जो है वो लिए हुए हैं, या अपने आप को, जैसा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उस तरह का एटीट्यूड उसमें नहीं आना चाहिए। फिर जब बात करते हैं तो एक सिविलाइज्ड लैंग्वेज जो है, नो एरोगेंस शुड बी देयर। आम आदमी से भी बात करें तो प्यार से जो है वो की जानी चाहिए। इसी तरह से मैं कहूँगा कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन सिर्फ कम्युनिकेशन इस तरह का ही नहीं है। व्हेन यू टेक ए डिसीजन ऑन द फाइल, द फैक्ट्स आर देयर आल्सो यू आर कम्युनिकेटिंग। मे बी दैट इज़ ए साइलेंट कम्युनिकेशन, बिकॉज आपका जो डिसीजन है वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने जा रहा है। तो दैट डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी इंक्लिनेशन। किसी तरह का कोई उसमें करप्ट जो है वो एलिमेंट, करप्शन का एलिमेंट जो है नहीं आना चाहिए। तो जब आप मेरिट पर डिसीजन करेंगे तो वो भी एक तरह से नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का ही पार्ट होगा। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से, क्योंकि उनकी बहुत कैपेसिटीज़ रहती हैं। एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के रूप में, दे हैव टू डिसाइड सो मैनी थिंग्स विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए लॉट ऑफ पर्सन्स इन द सोसाइटी। और ज़्यादातर उसमें से गरीब लोग होते हैं, वंचित लोग होते हैं, डेप्राइव्ड पीपल जो है वो रहते हैं। तो उनको बेनिफिट मिले, उनका लाभ हो, उनका जीवन भी जो है वो सुधरे, और एक इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के हम एक आइडियल सोसाइटी की तरफ बढ़ें। ये टारगेट जो है लेते हुए ये फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो है वो सिविल सर्वेंट्स के अंदर होनी चाहिए। ये आज के लिए इतना ही चर्चा हम करेंगे। आगे का टॉपिक जो है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस पे हम बात करेंगे, और साथ में ये भी कि आप वीडियो जो है वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो बल्कि ये मुझे प्रारंभ में कहना चाहिए, मैं अंत में कहता हूँ ये मान करके कि आप जो है वो इस बात को भूलेंगे नहीं, और ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।